लोग सभी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई तो कमेंट सेक्शन में 1 लिखो, फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर अपन क्या करते हैं बेटा, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से फटाफट। अरे मासूम भाई, दीदी है ना, तुम गर्म पानी नहीं बोल देना है ना, उनको बोल देना थोड़ा सा ना उसको क्लीन करके ना, क्योंकि वो बहुत दिन का रखा हुआ होगा। तो बच्चों आज हमारा लेक्चर नंबर है 7, गतिमान आवेश और चुंबकत्व के ऊपर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अपन कहानी को। अब देखो, अभी तक बेटा अपने पास क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र था। ठीक है, कौन सा क्षेत्र था बेटा? चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल, आवेशित कण पर जो बल लगता है वो क्या हुआ करता था? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना बेटा? ओके ओके, नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। वो कितना होता था? F मैग्नेटिक वेक्टर इज इक्वल टू Q इनटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसके बारे में हमने कल डिटेल में चर्चा की थी। अब अगर मान लीजिए किसी रीजन में, किसी जगह चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी हो जाए, तो विद्युत क्षेत्र में बिछे मतलब विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल, आवेशित कण पर बल। तो विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल अपन लिखेंगे F इलेक्ट्रिक वेक्टर इज इक्वल टू Q इनटू E वेक्टर, Q इनटू E वेक्टर। ठीक है, इसकी दिशा अपन जानते हैं कि जो धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र कहां है बेटा? इस दिशा में, E। ठीक है, तो अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो पॉजिटिव चार्ज पर बेटा QE बल इसी दिशा में होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उस पर बल विपरीत दिशा में होता है, लेकिन मान QE ही होता है, परिमाण QE ही होता है। चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा बेटा अपन जानते हैं किससे डिसाइड की जाती है? V क्रॉस B के गुणनफल से, V क्रॉस B के गुणनफल से चुंबकीय बल की दिशा डिसाइड की जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए दोनों बल एक साथ हैं, दोनों बल कैसे हो बेटा? एक साथ। ठीक है, अब अपन कौन सा केस लेके चल रहे हैं कि यदि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ हों, दोनों एक साथ हों, तो हम अलग अलग तो पढ़ाई जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अकेली है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अकेली है तो क्या होता है, ये सब हम जानते हैं। अगर दोनों क्षेत्र हैं तो भी कोई समस्या वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो जो फोर्स नेट होगा, फोर्स नेट इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, फोर्स नेट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। दोनों को ऐड कर देंगे, बल सदिश राशि है तो सदिश की तरह ऐड कर देंगे। अगर दोनों के बल समान दिशा में है तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, दोनों के बल विपरीत दिशा में है तो घट जाएंगे। अगर दोनों के बल एक दूसरे के लंबवत हैं तो अपन जोड़ देंगे बेटा सदिश की तरह, उधर ही रहे शायद, सदिश की तरह है बेटा, तो हम इनको सदिशों की तरह जोड़ देंगे, सदिश राशि सदिश की तरह हम इनको जोड़ेंगे। तो F नेट इज इक्वल टू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं QE वेक्टर प्लस Q इनटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ये रहा। तो इसको याद रख लेना, इस बल को कहते हैं ऑरेंज फोर्स, ऑरेंज नहीं, इसको कहते हैं बेटा अपन लॉरेंज फोर्स। अरे भाई लॉरेंज का स्पेलिंग अच्छा लिखा, इसको क्या कहते हैं बेटा अपन? लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल। ठीक है, इस बल को क्या कहते हैं बेटा अपन? लॉरेंज फोर्स। तो दोनों ही एक साथ हैं, तो पहले केस में अपन ने सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र लिया, दूसरे केस में सिर्फ विद्युत क्षेत्र लिया, बल लिखे, और अगर दोनों एक साथ हो जाएंगे भैया तो ऐसा सीन हो जाएगा, दोनों अगर एक साथ हैं तो ऐसा सीन हो जाएगा। तो इसमें कोई परेशानी? हाँ बहुत ज्यादा है, तो इसमें बेटा कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। तो ये कहानी वही लिखी हुई है, एक बार चाहो तो मैं रीड कर दूं, अन्यथा आपको इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, माना कि एक गतिमान आवेशित कण विद्युत क्षेत्र E सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र B सदिश दोनों के प्रभाव में एक साथ रखा जाता है, तो आवेशित कण पर विद्युत बल F इलेक्ट्रिक QE वेक्टर तथा चुंबकीय बल F मैग्नेटिक इज इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस B, V मतलब यहाँ वेलोसिटी है बेटा, E नहीं, V क्रॉस B का अनुभव करेगा। आवेशित कण पर कुल बल F सदिश बराबर, इन दोनों को बेटा आप जोड़ दो, यहाँ पर बेटा प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। वैसे मैंने सारी चीजें खुद अपने पर्सनल हाथों से लिख दी है। इसे लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लॉरेंज बल, नाम तो सुना ही होगा। बस यहाँ Q कॉमन ले लिया, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, तो बेटा यहाँ पर क्या किया? सिर्फ Q कॉमन ले लिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैं एक बार ऑफ और लिख देता हूँ, F नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? QE वेक्टर, ऐसे याद रखना, प्लस Q इनटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब देखो इसमें अलग अलग स्थितियां, अपन को वही चेक करना है कि कौन सा बल, कौन सा क्षेत्र बल लगाएगा, कौन सा क्षेत्र बल नहीं लगाएगा, कौन सा क्षेत्र बल लगाएगा, कौन सा क्षेत्र बल नहीं लगाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट डाल सकते हो, इंपॉर्टेंट नोट कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की उपस्थिति में कण पर कार्य सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का बल करेगा, अगर कार्य करेगा तो कौन कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का बल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज इज इक्वल टू 0 होता है। मैग्नेटिक फील्ड का बेटा जो बल है वो कभी भी कार्य नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का जो बल है, मैग्नेटिक फील्ड का जो बल है, वो हमेशा गति के लंबवत होता है। हमेशा कैसा होता है बेटा? गति के लंबवत, और लंबवत बल बेटा कभी कार्य नहीं करते। चाहो तो मैं एक बार इसको और बता दूं, वाई वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0, इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों बेटा? तो देख लीजिए, हम ऐसा कोई केस ले लेते हैं
मैग्नेटिक फील्ड बेटा कहाँ है, अंदर, हमने वेग दिया इसको कहाँ, इस दिशा में, तो बल कहाँ लगेगा बेटा, v क्रॉस b, बल लगेगा ऊपर की ओर, बल कहाँ लगेगा बेटा, ऊपर की ओर, v के दिशा में उंगली रख के b की तरफ घुमाओ तो बल लगेगा ऊपर की ओर। अब वर्क डन इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, f वेक्टर डॉट s वेक्टर, तो वर्क डन इज इक्वल टू, कल कोई बच्चा पूछ रहा था इसलिए मैंने बता दिया, तो वर्क डन कितना हो गया, f s cos ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, वेग इधर है तो विस्थापन भी इधर, वेग इधर है तो बेटा विस्थापन भी इधर ही होगा, ठीक है, तो बल और विस्थापन के मध्य कोण कितना होगा, 90 डिग्री, और cos 90 का मान मेरे गांव में 0 होता है, और अगर आपका भी गांव पृथ्वी पर ही है तो आपके गांव में भी बेटा cos 90 का मान 0 ही होता होगा, ठीक है। अब देखो बेटा ये दो बल आ गए ना, तो उससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम एक एक करके विद्युत क्षेत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र इस अध्याय में पढ़ा आपने, अगर आप दोनों साथ हो गए तो हमें परेशान होने की जरूरत रत्ती भर भी नहीं है, क्योंकि हम दोनों बलों के बारे में जानते हैं, दोनों बलों का नेचर जानते हैं, दोनों बलों का व्यवहार हम जानते हैं, ठीक है। तो चलिए केस 1 अलग अलग केस ऐसे अपन डिस्कस करके देखते हैं। केस 1 में क्या कहा जाता है, v e तथा b तीनों समरेखीय हैं, तीनों एक ही दिशा में है, ठीक है, तो जब कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर होता है तो उस पर चुंबकीय बल शून्य होता है। देखो तीनों समरेखीय हैं, हमने ऐसा केस लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर और वेग भी इधर, वेग हमने इधर लिया है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इस केस में वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने कल बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र और वेग समान दिशा में है, समान दिशा में है, तो किया गया तो लगाया गया बल कितना होगा, 0 होगा, आवेशित कण पर लगाया गया बल कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, ये मान लीजिए हमारा आवेशित कण है, तो इस केस में क्या होगा बेटा, केस 1 ले लिया आपने, ये केस 1 की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना हो गया 0, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, सॉरी मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी, बल सिर्फ कौन लगाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और F बराबर कितना, Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू ई। अब F की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, MA लिख सकते हो, MA बराबर Q इंटू ई, तो जो त्वरण है वो किसके कारण आएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, मुझे उम्मीद है बात क्लियर होगी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड मान लो विपरीत भी होती, मैग्नेटिक फील्ड विपरीत भी होती तो भी मैंने आपको कल बताया था कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेग इधर है, वेग इधर है, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, जरा बताओ, क्या रिवाइज किया था बेटा लेक्चर, इस केस में भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, बेटा वही चीज रिकैप हो रही है, ये मैंने कल बताया था आपको, 0 ही लगाएगा। देखो रिकैप के लिए आप बात कर रहे हैं, तो ये बल कितना हो जाता है, क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, यस सर, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा v और b के बीच एंगल होता था, तो यहाँ पर v और b के बीच एंगल, इनके बीच एंगल कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री है, थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो वैसे 0 हो वैसे। अगर ये प्रति समांतर है तो इस केस में थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाता है, अगर ये प्रति समांतर है, b इधर है और वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर और वेलोसिटी इधर है बेटा, तो थीटा का मान कितना होगा 180 डिग्री, साइन 180 का मान भी बेटा कितना होता है 0 होता है, साइन 180 का भी मान बेटा 0 होता है। ये देखो एक बालक पता नहीं किस दुनिया में जी रहा है, कह रहा सर कल की क्लास तो कैंसिल थी, वाह बेटा वाह, बेटा वो परसों था, परसों, कल कल होता है, परसों परसों होता है मेरे दोस्त। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। तो जो त्वरण होगा वो सिर्फ किसके कारण होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0 ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना होगा 0 होगा। तो बस अपन एक एक करके ना देखते चलेंगे कि कौन सा बल फोर्स लगाएगा, कौन सा बल फोर्स नहीं लगाएगा। अब देखो एक इन जनरल केस लेते हैं, v e b परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है, ठीक है, तो सवाल में, तो ऐसे केसेस में अपन क्या करेंगे, सवाल में e, b व v, e, b व v की दी गई दिशा के अनुसार, दिशा के अनुसार परिणामी बल निकालेंगे, परिणामी बल निकालेंगे, परिणामी बल निकालेंगे, परिणामी बल निकालेंगे। सवाल में दी गई दिशा के अनुसार बेटा हम क्या करेंगे, परिणामी बल निकालेंगे, ठीक है। आइए अब इसमें एक स्पेशल केस आता है जब तीनों लंबवत है ना, इसमें क्या आता है एक स्पेशल केस, स्पेशल केस। सर स्पेशल केस क्या है, मैंने कहा मैं उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। हमसे कहा जाता है ई v व b में रिलेशन ज्ञात कीजिए, रिलेशन ज्ञात कीजिए ताकि कण बिना विचलन के सरल, बिना विचलन के सरल रेखा में गति कर सके, तो देखो कण को बिना विचलन के सरल रेखा में गति करना है, कण को बिना विचलन के सीधे सीधे सरल रेखा में गति करना है, ठीक है। और यहां पर तीनों ही लंबवत है, ई भी बी तीनों परस्पर लंबवत है, ठीक है। देखो बेटा सरल रेखा में गति तो इस केस में भी होती, इस केस में भी सरल रेखा में गति होती, बस कण के पास त्वरण होता है, जैसे हमने कहा ये कण है अपना, इस पर आवेश कितना है q है, इसका मान लीजिए प्रारंभिक वेग कितना है u है, प्रारंभिक वेग कितना है u है, इस पर बल लगा, इस पर बल लगा और इस बल के कारण त्वरण कितना आया QE/m आया, कितना आया बेटा QE/m। अब आवेश यहां जा रहा है, प्रारंभिक वेग कहां इधर है, प्रारंभिक वेग कहां है इस तरफ है, और त्वरण भी इसी तरफ है, त्वरण भी इसी तरफ है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में थी, तो कण सीधा चला जाता ना, कण कैसा चला जाता बेटा, सीधा सरल रेखा में चला जाता, सीधा चला जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा नहीं रहा है, प्रारंभिक वेग इस दिशा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा इसी दिशा में, तो कण सीधा सीधा सरल रेखा में चला जाता है। लेकिन ये अलग केस है, ये कौन सा केस है, इस केस में वेलोसिटी मतलब वेग, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक ही दिशा में, तो कण सीधा चला जाता। किसी समय के बाद हम कण का वेग निकालना चाहते तो v बराबर u प्लस at लिख देते है ना, विस्थापन निकालना चाहते तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख देते हैं ना, ये कमान हमारे पास है ही बेटा, है ना, तो बिल्कुल सिंपल सी गति हो जाती।
बट यहां पर क्या है, तीनों ही चीजें हैं और तीनों परस्पर लंबवत हैं, तीनों परस्पर लंबवत हैं। तो देखिए बेटा, एक संभावना बन सकती है कि कण बिना विचलन के गुजर जाए। कण कैसे गुजर जाए बेटा? बिना विचलन के। देखिए वो संभावना क्या है। अरे यार, अरे यार क्या कर रहे हो भैया? ओ भैया, यही का भालो होगे ना, और ये बिल्कुल भी भालो होगे ना। ये बेटा अपनी एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ये वाली बेटा अपनी जेड अक्ष है, जेड अक्ष। ठीक है, हमने मैग्नेटिक फील्ड ले ली माइनस जेड में। जो मैग्नेटिक फील्ड ली है बेटा वो क्रॉस ली है, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस मतलब माइनस जेड में, माइनस जेड दिशा में। और एक कण लिया है धन आवेशित कण, उसको वेग दे दिया इस दिशा में, कितना? वी वेग दे दिया, वी वेग दिया है इस दिशा में। अगर न विद्युत क्षेत्र हो न चुंबकीय क्षेत्र हो तो कण सीधा ऐसा चला जाए। बट फिलहाल हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र कहां है? अंदर। अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर है तो इस कण पर बल कहां लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में बल लगाएगी? बेटा समय लेके ना, सोच समझ के आंसर देना, जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं है। मच्छर मार जवाब मत देना। मच्छर मार जवाब का मतलब होता है मैंने सवाल दिया, आपने आंसर तुरंत टिक कर दिया बिना सोचे समझे। जैसे कि अपनी बॉडी पर मच्छर काटता है ना, तो अपन जैसे मच्छर ने काटा कहीं भी देख रहा है वहां सीधा टप ऐसे पड़ता है मच्छर पर, इसको कहते हैं मच्छर मार जवाब। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो भैया। बल कहां लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऊपर, ऊपर इन दी एयर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ऊपर की तरफ है ना। वी क्रॉस बी, बी कहां है बेटा? अंदर है, अंगूठा गया ऊपर। अब हम चाहते हैं कि ये कण सीधा ऐसा चला जाए, सीधा ऐसे ही चला जाए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसको ऊपर मुड़ रहा है। अगर यहां पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड तो कण ऊपर मुड़ जाएगा, कण ऊपर मुड़ जाएगा और कण वृत्तीय गति करेगा। ठीक है, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि कण सीधा जाए, तो कण को सीधा जाने के लिए, कण को सीधा जाने के लिए बेटा क्या होना चाहिए? एक बल लगना चाहिए नीचे की तरफ, जो इसको बैलेंस कर ले। अब वो बल कौन दे सकता है? मैग्नेटिक फील्ड ने तो दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। वो बल कौन दे सकता है? तो हम कहेंगे वो बल दे सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें सीधा गुजारना है कण, सीधा कण तभी जा पाएगा जब उस पर नेट बल जीरो है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर खींच रहा है, ऊपर चलो ऊपर, कण कहेगा नहीं हमको सीधे जाना, नहीं हमको सीधे जाना है। तो इस कण ने अपने दो इलेक्ट्रिक फील्ड को बुला लिया कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर खींच रहा है तो हमें नीचे खींच लेना, तो हमें नीचे खींच लेना बराबर ताकत से, तो हम सीधे चले जाएंगे, सीधे चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स कहां देना चाहिए बेटा? नीचे। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होना किस दिशा में चाहिए? नीचे की दिशा में। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी बेटा नीचे। इधर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड धन आवेश पर अपनी ही दिशा में बल लगाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नीचे, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऊपर। कण सीधा जाना चाहता है, कण सीधा जाना चाहता है, तो कण को सीधा जाने के लिए, सीधा चलाने के लिए क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? तो आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, ऊपर वाला बल का परिमाण बराबर होना चाहिए नीचे वाले बल के परिमाण के। ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला बल, ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला बल, तो नेट बल हो जाएगा जीरो, पर सीधा ऐसे चला जाएगा। अब मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू इक्वल टू Q इंटू ई, Q इंटू ई। ठीक है, या सीधा इसका परिमाण लिख लेते हैं, वैसे तो यहाँ दिशा भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो Q V B sin थीटा, Q V B sin थीटा, यही परिमाण होता है बेटा चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का यही परिमाण होता है। यस सर, विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा ऐसा क्यू। अब थीटा का मान बताओ, व्हाट इज थीटा हियर, व्हाट इज थीटा हियर? तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। थीटा किस किस के बीच में कौन होता है? थीटा किस किस के बीच में कौन होता है? तो थीटा कौन होता है? वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। वेलोसिटी इधर है प्लस एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो थीटा की वैल्यू कितना होगी? 90। समझ गया? वेलोसिटी इधर, थीटा अंदर, 90 डिग्री। तो पहले तो हम थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं अपनी कॉपी समझ के। क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्यू इंटू पी। क्यू से क्यू, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो यहाँ बचा वी इंटू बी इंटू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया? ई हो गया। यहाँ से हम गए वेलोसिटी वेक्टर साइन, वेलोसिटी वेक्टर इंटू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ए पगलू, वेलोसिटी वेक्टर इंटू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? ई हो गया। तो वेलोसिटी वेक्टर कितना आ गया बेटा? ई अपॉन, वेलोसिटी वेक्टर कितना है बेटा? ई अपॉन पी। तो ये रिलेशन आ गया बेटा, ये संबंध आ गया किस किस में? वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक। अगर दिशा इस तरीके से है, जरूरी नहीं बेटा दिशा यही हो, मतलब इस तरीके से हो कि मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बैलेंस कर ले, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बैलेंस कर ले, तो नेट बल कितना हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, कण सीधा चला जाएगा, कण सीधा चला जाएगा। और भी इसकी संभावनाएं बन सकती हैं, और भी संभावनाएं बन सकती हैं। बस आपको दिशा चेक करनी है भैया कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अगर ऊपर है तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लगाओ कि उसका फोर्स नीचे हो। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स माइनस एक्स में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाओ कि उसका फोर्स प्लस एक्स में हो। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अगर मान लीजिए प्लस बाई में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स माइनस बाई में होना चाहिए। समझ गए? बड़ी सिंपल सी बात है बेटा। एक बार थम्स अप थम्स डाउन खेल जाओ, एक बार थम्स अप थम्स डाउन खेल जाइए भाई। बस दिशा देखना है आपको, दिशा देखना ही महत्वपूर्ण है। अब देखो एक और सवाल, इस टाइप के भी बेटा सवाल बहुत होते हैं, कॉमन सवाल है, कॉमन सवाल, बड़ा ही कॉमन सवाल है। और ये लगातार बेटा जेईई में ऐसे पूछे जाते रहे हैं, लगातार हर 2 साल में एक आ गया, मान बहुत ही कॉमन सवाल है। एक अच्छा सवाल करवाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का एक अच्छा सवाल करवाए हैं। पहले तो हमको ये देखना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के और सवाल दोनों हो, चुंबकीय क्षेत्र अकेला है। दोनों हो ये सवाल। तो चलो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कर रहे थे ना, तो एक सवाल और अपन करते हैं दोनों। ये अच्छा सवाल है, सीखने की चेष्टा करना, सीखने की बेटा क्या करना? चेष्टा करना। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे ही सीखते चलिए। अब देखो किसी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है, अगर कोई कंफ्यूजन हुआ है तो बेटा यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना।
एक बालक लिख रहा है सर होमवर्क नंबर 2 करवा दो, तुम यार इतने गधे हो कि अगर हम तुमको अपना नाम लिखने को दे दें कि आज होमवर्क में अपना नाम लिख के आना, होमवर्क में आज अपना नाम लिख के आना, तो भी कहोगे कि सर वो होमवर्क बता दो। बेटा जो सवाल कराया था ना वही होमवर्क दिया था। क्यों क्यों ऐसा करते हो दोस्त? अच्छा अब मुझे समझ में आई बात, तुमने घर पे होमवर्क किया ही नहीं, होमवर्क किया ही नहीं घर पे। हम स्लाइड ऊपर कर रहे थे ना, स्लाइड ऊपर कर रहे थे, तो तुमने स्लाइड में लिखा हुआ देख लिया होगा होमवर्क नंबर 2, तो तुमको लगा कि अच्छा होमवर्क 2 लिखा है, ऐसा से पूछ लो पगला आदमी। चलिए अभी मैं कसम दे के पूछवा लूं तो 50% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने होमवर्क टच ही नहीं किया होगा। तो मैं IIT 12th NIT सबकी कसम है भैया, सच सच बताना। जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो थम्स अप पर वोट करना, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो थम्स डाउन पर वोट करना। कसम है सबको, विद्या रानी की भी कसम है, ईमानदारी से वोट करना, कसम दे दी, अभी देखो पता चल जाएगा। जबकि हमने 2 ही होमवर्क दिए थे और होमवर्क वही दिए थे जो मैंने क्लास में करवा दिए थे। बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल, सिंपल मतलब ऐसे सिंपल नहीं मतलब, लेकिन वैसे सवाल हमने करवा दिए थे ना क्लास में। चलो पिछले केस में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट वगैरह रह गया तो इस सवाल को ध्यान से देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक धनावेशित कण प्रारंभ में x y तल में x अक्ष के अनुरूप गति कर रहा है। ओ माय गॉड, तो एक धन आवेशित कण है, सुन रहे हो विनोद, कैसा कण है? धन आवेशित कण है ऐसा, वो इधर गति कर रहा है। मान लीजिए इसका प्रारंभिक वेग कितना है, u है, u ले लो, v ले लो, क्या फर्क पड़ता है। बिंदु p पर अचानक इसके मार्ग में परिवर्तन होता है। जैसे बेटा यहाँ पर बिंदु p पर पहुंचता है, बिंदु p पर पहुंचता है तो इसके मार्ग में परिवर्तन होता है। मार्ग में है ना 55% नहीं, कोशिश ही नहीं की 55%। प्लीज गाइस 2 होमवर्क थे सिर्फ, ये लोग बच्चे ना कंपटीशन से बाहर ही हैं। 2 होमवर्क और होमवर्क देते क्यों? जैसे जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया उस पर आधारित सवाल दिया, नया तो कुछ देता नहीं होमवर्क में, होमवर्क नया देना भी नहीं चाहिए। अब देखो कि कण चलते 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 जैसे ही यहां पहुंचा तो कण का पथ ऐसा हो गया। ओ माय गॉड, कण का पथ ऐसा हुआ तो जरूर नीचे की तरफ कोई बल लगा होगा, नीचे मुड़ा है ना कण। आइए और सवाल पढ़ते हैं। बिंदु P पर अचानक इसके मार्ग में परिवर्तन होता है, दिस इज पॉइंट P। यह परिवर्तन P के बाहर स्थित विद्युत क्षेत्र E या और मतलब और ये या चुंबकीय क्षेत्र B के कारण होता है। वक्राकार मार्ग x y तल में दर्शाया गया है। यह वक्राकार मार्ग वृत्ताकार नहीं है। तबाही मचा दी भैया, तबाही मचा दी। नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प संभव है? निम्न में से कौन सा विकल्प संभव है? ठीक है, देखो सवाल भले थोड़ा पुराना है लेकिन सवाल वही लाए जाते हैं बेटा जो आपको सिखा के जा सके, सिखा के जा सके। नए नए जो सवाल है 2023 24 25 बहुत ही आसान पेपर आ रहा है, बहुत ही आसान पेपर। और दूसरी बेटा फिजिक्स आसान सब्जेक्ट है, सबसे आसान सब्जेक्ट इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स है। इसलिए तो बेटा मैं गरीब हूं, हमारी कोई इज्जत नहीं करता। मैं इस संसार का सबसे आसान विषय पढ़ा रहा हूं तो सब लोग बोलते हैं यार ये फिजिक्स से कोई भी पढ़ा लेगा, तुम कौन सी बड़ी बात, बड़ा काम कर रहे हो ऐसा, इसलिए हमारी कोई इज्जत नहीं। आओ तो देखो भाई ये पथ वृत्ताकार नहीं है, वृत्ताकार नहीं है, तो क्या क्या कंक्लूड कर पाए आप यहां से, क्या क्या सोच पाए? तो हमने हमारे दिमाग में एक बात आई है कि यहां पर सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र होता, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र होता और विद्युत क्षेत्र नहीं होता, विद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो चुंबकीय क्षेत्र में या तो पथ सरल रेखा रहता है या वृत्त होता है। सरल रेखा का मतलब कि अगर वेग भी इधर है, चुंबकीय क्षेत्र भी भैया इधर है, वेग भी इधर है, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, तो पथ सरल रेखा ही रहता, चुंबकीय क्षेत्र कोई बल नहीं लगाता, चुंबकीय क्षेत्र कोई बल नहीं लगाता। सही बात है। हाँ मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र वेग इधर है, वेग इधर है और चुंबकीय क्षेत्र कहां होता, मान लो बाहर की ओर होता। चुंबकीय क्षेत्र कहां होता बेटा, बाहर की ओर होता। तो v की दिशा में उंगली रखिए, चुंबकीय क्षेत्र इस बार हमने बाहर लिया है, बाहर बाहर लिया तो v क्रॉस v, अंगूठा जाता नीचे, अंगूठा जाता नीचे तो कण नीचे मुड़ जाता। बिल्कुल सही बात है, कण नीचे मुड़ जाता, लेकिन कण का पथ वृत्ताकार होता। सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र है तो कण या तो सरल रेखा पे गति करेगा या कण का पथ वृत्ताकार होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कण किसी कोण पर होता तो फिर वो हेलिक्स पर गति करता है। कल याद है, 3 ही तो केस हो सकते हैं कि वेग चुंबकीय क्षेत्र वेग समान दिशा में तो बल कितना 0, चुंबकीय क्षेत्र और भी लंबवत दिशा में तो पथ कैसा बेटा, वृत्ताकार। पथ कैसा, वृत्ताकार। अगर दोनों है मतलब चुंबकीय क्षेत्र इधर है और वेग हमने किसी कोण पर दिया है तो पथ क्या होता था बेटा, हेलिक्स होता था, हेलिक्स। अब इसमें से कोई भी चीज नहीं है ना, तो कण सरल रेखा पे जा रहा है, कण नीचे मुड़ गया है, लंबवत नहीं है, लंबवत नहीं है, मतलब वृत्ताकार पथ नहीं है, वृत्ताकार पथ नहीं है और हेलिक्स भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र होता, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र होता तो 3 संभावनाएं थी, पथ सरल रेखा, पथ सरल रेखा या पथ वृत्ताकार या पथ हेलिक्स या पथ हेलिक्स। लेकिन पथ ऐसा है और ये व्रत नहीं है, व्रत नहीं है, व्रत नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस बेटा रॉन्ग होगा जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये दोनों ऑप्शंस कैसे हो गए बेटा रॉन्ग। ठीक है, समझ गया बेटा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो पथ वृत्ताकार होता है यहाँ पर। अब इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ध्यान देना ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों में कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों ही ऑप्शन में जो कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है बेटा, वो इस दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में बोला गया है, ए आई कैप। हमें ए से कोई लेना देना नहीं है, दिशा से लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में भैया, प्लस एक्स दिशा में, आई कैप आई कैप आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्स दिशा में। अब देखो हम ऐसा सोचते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम ऐसा सोचते हैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? अगर यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है इस पॉइंट के बाद तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बल लगाती है ना वो इस दिशा में लगाती, इस दिशा में लगाती। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कण सीधा चला जाता, कण का वेग इधर था तो कण इसी रास्ते पे चला जाता, नीचे नहीं मुड़ता, नीचे नहीं मुड़ता इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ना, आई कैप आई कैप। हाँ, अगर ऐसा होता कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो कण नीचे मुड़ सकता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कण को नीचे मोड़ सकती थी। लेकिन जैसे हमने ऑप्शन देखे तो किसी भी ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो एक्स दिशा में बोली गई है, सॉरी ना तो वाई दिशा में है ना जेड दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में बोली गई है, आई कैप मतलब एक्स दिशा में। तो देखो बेटा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो कण सीधा चला जाता, और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती तो कण का पथ व्रत होता, व्रत होता। अर्थात दोनों है, अर्थात बेटा दोनों है। बात क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोलो भैया, ये बात समझ गया क्या? यही मेन पॉइंट है कि अपन को देखना है कि कौन कौन सी फील्ड कौन कौन सी फील्ड है। बेटा स्नेहा अगर आपके एक क्वार्टरली एग्जाम्स हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें,
ना। एक लेक्चर तो आप लाइव देख सकते हैं 6 बजे वाला, और दूसरा रिकॉर्डेड देख लें। और दूसरी चीज बेटा, हाँ, पढ़ाई बर्बाद ना करें क्वार्टरली एग्जाम के चक्कर में, क्योंकि क्वार्टरली एग्जाम के शायद मार्क्स काउंट नहीं किए जाते हैं फाइनल एग्जाम में। तो कई बच्चे क्या करते हैं, क्वार्टरली एग्जाम चल रहे हैं, क्लासेस छोड़ के क्वार्टरली एग्जाम की पढ़ाई करने में लग गए हैं। गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देने का, एग्जाम दे आना, एग्जाम दे आना। गुड बेटा, गुड गुड गुड, ठीक है, चलिए, है ना। ये अच्छा सवाल है, ऑब्वियसली मैंने पहले बोला है। सभी बच्चे, कुछ बच्चों को ये ना 2 बार देखना पड़ेगा, कुछ बच्चों को ये 2 बार देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब चलिए, हमने डिसाइड कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सामने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, इसको नीचे कौन मोड़ा, नीचे कौन मोड़ा, तो हमने कहा नीचे मोड़ा होगा, इसको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कहां आना चाहिए, नीचे, तभी तो कल नीचे मुड़ा। मैग्नेटिक फोर्स कहां आना चाहिए बेटा, नीचे, तभी तो नीचे मुड़ा। अगर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बेटा बाहर होता, बाहर, तो कण ऐसे घूम जाता, ऐसे घूम जाता। अगर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऊपर होता तो कण ऐसे घूमता, ऐसे घूमता। कण कहां घुमा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो कण को घुमा नहीं रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो बेटा कण को घुमा नहीं रहा है, वो सीधा ले जा रहा है, फिर भी कण नीचे मोड़ा, तो बचा कौन, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स ने इसको नीचे मोड़ दिया। अब देखो इसमें से कौन सा घटक, एक दो तो गलत हो चुके हैं, कौन सा घटक ऐसा है कि जो नीचे की तरफ बल दे पाए, इस जगह कौन सा घटक है जो नीचे की तरफ बल दे पाए, ठीक है। तो चलिए हम इस ऑप्शन को चेक करते हैं, बी ऑप्शन को। तो बी ऑप्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपको दिया गया है सी के कैप और प्लस ए आई कैप। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कौन कौन सा घटक है, एक घटक है बेटा, एक घटक कौन सा है, के कैप वाला, एक आई कैप वाला, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले के कैप घटक की, के कैप घटक के कारण, के कैप घटक के कारण मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो के कैप घटक के कारण बेटा मैग्नेटिक फोर्स कहां आएगा, समझना। कण का वेग इस दिशा में, इस पॉइंट पर भी कण का वेग बेटा इसी दिशा में है, कण का वेग u इसी दिशा में है यहां तक, इसके बाद बेटा बदला, इसके बाद वेग बदला, जो भी बदल रहा है, ठीक है। वैसे वेग u ले लो, v ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहां पर जो भी है वेग इसी दिशा में है, तो वेग इस दिशा में, ठीक है मास्टर। मैग्नेटिक फील्ड कहां कह रहे हैं हम, के घटक की बात कर रहे हैं, तो के घटक का मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, डॉट, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, डॉट, ठीक है ना, ये वाला घटक। तो बताओ ये कहां बल लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, वेग इधर है, बल कहां लगेगा, तो हम कहेंगे v इधर, v क्रॉस b, v के सामने उंगली रख के v की तरफ घुमाएं, उठा गया नीचे, मजा आ गया, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। बल कहां लगेगा इस पर, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नीचे लगेगा तो ये नीचे की तरफ ही घूम जाएगा, कहां घूम जाएगा बेटा, नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे, और ऐसे ही घूम रहा है। आप कहोगे सर आपने एक ही घटक चेक किया है, सिर्फ के कैप वाला ही घटक चेक किया, आई कैप वाला घटक चेक क्यों नहीं किया, तो हमने कहा चलो अगले पन्ने पर, ऑप्शन बी का आई कैप वाले घटक के कारण मैग्नेटिक फोर्स। देखना बेटा इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का ही खेल है, डायरेक्शन का ही खेल है। तो देखो वेग तो बेटा इसी दिशा में है, वेग तो इसी दिशा में है, और चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में भैया, चुंबकीय क्षेत्र आई कैप का मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है। तो हमने कहा इस केस में तो बल कितना लगेगा, 0 लगेगा। वेग और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो बल कहां लगेगा, 0। तो समझे बेटा, ये वाला घटक बल लगा नहीं रहा है, ये वाला घटक बल लगाएगा नहीं, इस घटक के द्वारा एफ मैग्नेटिक कितना हो गया, 0 हो गया। इस घटक के कारण एफ मैग्नेटिक बेटा नीचे है, नीचे, तो बिल्कुल सही जवाब हो गया, यही सही जवाब हो गया। अच्छा सर, इसको भी चेक कर लो, शायद ये भी सही हो जाए, इसको भी चेक करके देख लो, शायद ये भी सही हो जाए, ठीक है। इसको भी चेक करके देखते हैं, है ना। ये तो अपने चेक कर लिया, सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसको हम चेक करके देखते हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आइए फोर्थ ऑप्शन बेटा अपन देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन के लिए एक बार आप खुद से ट्राई करोगे, डी ऑप्शन है कहाँ, ये तो अपन डिसाइड कर ही चुके हैं, सी के कैप प्लस बी जे कैप। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू सी के कैप प्लस बी जे कैप। तो हम पहले चेक करते हैं के कैप घटक के लिए, के कैप घटक के कैप घटक के लिए। तो के कैप किसका घटक है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, के कैप मतलब बाहर, वेग कहां था, इस दिशा में, वेग कहां था बेटा, इस दिशा में। तो v की दिशा में उंगली रखी, v की तरफ मुड़ी, अंगूठा कहां गया, नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स आया है दाऊ, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आया है नीचे, एफ मैग्नेटिक, तो इसको ऐसे घुमा देगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। तो के कैप घटक में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम डिसाइड पहले कर चुके हैं, नीचे ही घुमा रहा है, नीचे घुमा रहा है। अब इस ऑप्शन के अपन दूसरे घटक को भी चेक करते हैं, इस ऑप्शन के बेटा अपन जे कैप घटक के कारण मैग्नेटिक फील्ड, जे कैप घटक के कारण बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या आनी चाहिए, आप ट्राई करो। जे कैप घटक के कारण मैग्नेटिक फोर्स फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फोर्स की चर्चा कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स। कोशिश करो बेटा किस तरह आएगा। तो देखो कैसे चेक करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां कह रहे हैं बेटा, जे कैप मतलब ऊपर, और फील्ड कहां है, ए कहां है, वेग कहां है, इधर। तो इसके कारण जो फोर्स आएगा v क्रॉस b कहेंगे, तो इसके कारण जो फोर्स आएगा ये एफ मैग्नेटिक है। फोर्स कहां आएगा बेटा, बाहर, फोर्स बाहर आएगा। कितना प्यारा सवाल है, फोर्स कहां आएगा बेटा, बाहर आएगा। आइला, अब देखो ये वाला इसको नीचे घुमा रहा है, जे कैप में, इसका फोर्स जे कैप में, इसका फोर्स बाहर आएगा। अगर देखो बेटा ये बाहर वाला फोर्स आया तो कण एक्स वाई तल में रह पाएगा क्या, कण एक्स वाई तल में रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, और वृत्ताकार मार्ग एक्स वाई तल में ही है, समझना बेटा। नीचे वाले फोर्स से हमें कोई दिक्कत नहीं, नीचे मुड़ रहा है। अगर बाहर की तरफ फोर्स आ गया, बाहर की तरफ फोर्स, तो कण बाहर निकल आएगा इस तल से, कण इस तल से बाहर भी आ जाएगा। लेकिन सवाल में कहा गया है कि कण सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एक्स वाई तल में ही है, तो बाहर की तरफ बल नहीं होना चाहिए, ना ही अंदर की तरफ बल होना चाहिए। तो इसलिए मजेदार सवाल है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये वाला मतलब फोर्स बाहर आएगा, तो ये केस नहीं हो सकता, क्यों,
कि कण तल के बाहर नहीं आ रहा है, तल के बाहर नहीं आ रहा है, वह सिर्फ एक्स वाई तल में गति करता है, गति कर रहा है। सर इसका और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है क्या? तो हमने कहा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो पथ वृत्ताकार हो जाएगा, जबकि सवाल में कहा गया है कि पथ वृत्ताकार नहीं है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड होनी ही चाहिए। तो ये दो ऑप्शन हमने पहले गलत कर लिए, दो ऑप्शन हमने पहले गलत कर लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बेटा किसका, है ना, सेकंड तरीका कह लो, सेकंड मेथड कर लो, कह लो सेकंड तरीका या सेकंड मेथड। इसमें हम थोड़ा सा मैथमेटिकल इन्वॉल्व कर ले रहे हैं। देखो हमको एक चीज समझ में आ गई है कि मैग्नेटिक फोर्स कहां होना मांगता है, सर नीचे। मैग्नेटिक फोर्स कहां होना चाहिए, नीचे, बिंदु पी पर, है ना। आगे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, बेग के लंबवत होगा, बेग के लंबवत होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इस पॉइंट पर बेग इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स के लंबवत होना चाहिए। हाँ, आगे जाने पर कहानी बदल जाएगी, आगे कण का बेग अगर इधर हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स इधर हो जाएगा। लेकिन हमें एटलीस्ट यहाँ पर तो पता है कि यहाँ पर कण नीचे मुड़ा है, तो इस पॉइंट पी पर, ठीक है, पॉइंट पी पर, ठीक है, मेन पॉइंट यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं, मेन पॉइंट पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फोर्स नीचे होना चाहिए, नीचे, अर्थात माइनस जे कैप में होना चाहिए। ठीक है मास्टर, अब मैग्नेटिक फोर्स की दिशा कौन डिसाइड करता है, तो हम कहते हैं एफ मैग्नेटिक वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनटू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ओके माय डियर फ्रेंड, ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो ये तो गया भिंडी लेने, क्यों, मतलब दिशा का तो कोई रोल ही नहीं, हमें तो दिशा खेलनी है, बल का परिमाण थोड़ी ना बताना कि कितना लगेगा, दिशा खेलनी है। तो बेटा देखना, ये इसकी दिशा क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए कितना, जे कैप, माइनस जे कैप, पॉइंट पे ये आना चाहिए माइनस जे कैप। इसकी दिशा दी गई है आई कैप, इसकी दिशा आई कैप दी गई है। तो अब ये आई कैप और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके अपन देखेंगे कि किस केस में माइनस जे कैप दिशा आ रही है, किस केस में माइनस जे कैप दिशा आ रही है। तो देखो ये माइनस जे कैप हमें चाहिए, ये क्या होना चाहिए बेटा, माइनस जे कैप। ठीक है, इज इक्वल टू, हमें क्यू से कोई लेना देना नहीं है, है ना, समानुपाती लिख लो। वी की जगह अपन क्या लिख लेंगे, आई कैप, क्योंकि बिंदु पी पर वेग कहां है, प्लस एक्स में, सवाल में लिखा है प्लस एक्स में जा रहा है। अब बी वेक्टर, तो एक बार बेटा हम क्या करेंगे, है ना, बी वेक्टर, एक बार हम ऑप्शन बी लेंगे, ऑप्शन बी वाला मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, और एक बार हम ऑप्शन डी वाला मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। चेक करना है मैग्नेटिक फील्ड दिशा माइनस जे कैप आनी चाहिए, ऑप्शन सी चेक करना पड़ेगा भैया, दो ऑप्शन हम पहले गलत कर चुके हैं, ए एंड सी। तो अच्छा चलो इस वाले को हम ले लेते हैं, है ना, इसको हमें चाहिए क्या बेटा, माइनस जे कैप हमको चाहिए, आई कैप है बेटा, क्रॉस आई कैप है, इसका क्रॉस गुणनफल कराना है हमें किससे, ऑप्शन बी से। तो ऑप्शन बी में एक तो के कैप वाला पद था और एक आई कैप वाला पद था, एक के कैप वाला पद था, कांस्टेंट से बेटा हमें कोई लेना देना नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, देखो ये सी ए बी बी डी बी अब्बा डब्बा जब्बा डब्बा, ये सब कांस्टेंट है, इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है। अब बेटा गुणनफल कर लो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमें चाहिए कितना, माइनस जे कैप, समानुपाती आई कैप क्रॉस के कैप, जैसा जानते हैं आई क्रॉस के कितना आ गया बेटा, ये माइनस का जे कैप प्लस आई का आई से गुणा करते हैं, जीरो आता है भैया, मजा आ गया। तो माइनस का जे कैप समानुपाती माइनस का जे कैप, दिशा सेम आ गई, दिशा की चर्चा थी, और सब चीजें तो कांस्टेंट है, उनको जाने दो, छोटी गंगा में बहा दो और चीजों छोटी गंगा में बहा दो। अब आप ऑप्शन डी को भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन डी वाले के लिए तो हमें चाहिए कितना, माइनस जे कैप दिशा चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर की दिशा क्या है, आई कैप क्रॉस, ऑप्शन डी में क्या लिखा है, के कैप क्रॉस जे कैप, तो हमें माइनस जे कैप चाहिए माय डियर फ्रेंड। आई क्रॉस के कितना हो गया, माइनस का जे कैप, हाँ मास्टर, माइनस का जे कैप प्लस आई क्रॉस के, है ना, दिशा देखना था ना, आई की दिशा में उंगली रखी, के की तरफ घुमाई, उठा नीचे गया, माइनस जे कैप। अब आई का गुणा करो जे कैप से, आई कैप का गुणा करो जे कैप से, तो आई क्रॉस जे, आई की दिशा में उंगली रखी, जे की तरफ घुमाई, आई की दिशा में उंगली रखी, जे की तरफ घुमाई, अंगूठा कहां गया, बाहर, तो के कैप भी आ रहा है, बाहर भी आ रहा है। तो बेटा अब ये बराबर नहीं हो सकते, यहाँ दिशा सिर्फ जे कैप है, इनफैक्ट माइनस जे कैप है, यहाँ दिशा माइनस जे कैप भी कह रहा है, के कैप भी कह रहा है। तो बेटा ये बराबर कैसे हो सकते हैं, यहाँ तो के में है ही नहीं कुछ, और यहाँ पर के कैप भी आ रहा है, के कैप नहीं आना चाहिए था भैया, ना तो के कैप आना चाहिए, ना आई कैप आना चाहिए। ठीक है, तो समझ गया ना बेटा, हमें चाहिए सिर्फ इतना भैया जे कैप। अब इसमें दो आ रहे हैं, तो के कारण बेटा ऑप्शन गलत हो गया, मैथमेटिकली हो गया थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट करके, ऑप्शन से हमें चेक करना है। मजेदार सवाल, आई लव इट, हमको बहुत अच्छा लगा, मजेदार। आपको याद है जब हमने सदिश पढ़ाए थे, तो एक तो वो चक्री टाइप का चक्र बना लेते, उससे हम रट लेते हैं कि इसका गुणा आई कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, रट लेते हैं। लेकिन बेटा ये रटी हुई चीज है ना, अच्छे सवालों में काम नहीं आती है, इसलिए मैंने आपको ना गुणा कर करके एक स्टेप करके बताया था कि देखो आई क्रॉस जे करेंगे दिशा क्या आएगी, जे क्रॉस के करेंगे दिशा क्या आएगी, है ना, याद है। फिर मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि एक बार मैंने बता दिया, एक बार आप और करना। हाँ, कितने लोगों को मजा आया, कितने लोगों को मजा आई, मजा आना चाहिए। मजा आना चाहिए। गुड बेटा गुड, इतने बच्चे इंटेलिजेंट है, चलो। एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एक अल्फा कण समान वेगों के साथ नियत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, कणों की पथ की त्रिज्या में, कणों के पथ की त्रिज्या, कणों के पथ चित्र में प्रदर्शित है, कणों को इनके संगत पथों से संबंधित कीजिए। देखो बेटा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र है,
नो अदर क्षेत्र, नो अदर क्षेत्र, ओनली क्या है बेटा, नियत चुंबकीय क्षेत्र है, पाईजान, सिर्फ और सिर्फ नियत चुंबकीय क्षेत्र है मेरे दोस्तों। ओके भाई, अब 4 कण लाए, सब्जी मंडी गया था, सब्जी मंडी, अच्छा आज तो बुधवार है, सॉरी अच्छा आज बुधवार है, बुधवार को हमारे यहाँ सब्जी मंडी नहीं लगती, हमारे यहाँ सब्जी मंडी लगती है गुरुवार को मेरी ड्यूटी रहती है सब्जी लाने की। हमने इन कणों को समान वेग से, सभी कणों को समान वेग से फेंका, कोई पक्षपात नहीं किया। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से बेटा हम क्या कर सकते हैं, इन कणों की पहचान कर सकते हैं। सर कण कौन कौन से हैं ना, ध्यान देना। चुंबकीय क्षेत्र 3 मजेदार चीज है, एक न्यूट्रॉन है हमारे पास, एक न्यूट्रॉन है बेटा, अभी इधर उधर की बातें मत करना, नहीं तो मैं कमेंट बंद कर दूंगा, मैं बंद करना नहीं चाहता, क्योंकि हमें आपसे सवाल जवाब करना है, सवाल जवाब करना है। सीखो बेटा, बेटा फिजिक्स से आसान कोई विषय दुनिया में बना ही नहीं है, बना ही नहीं है, सच कह रहा हूँ। 4 एक कण है, अब हमने कटोरी में डाल के आपको दे दिया कि हम 4 कण लाए सब्जी मंडी से, हमने कटोरी में दे दिया आपको, हमने कहा कि अब आंखें धो के आओ, बढ़िया आंखें धो के आओ, बिंबार से आंखें धो के आओ एकदम चकाचक। अब जो मैंने कटोरी में 4 कण रखे हैं, इनको देख देख के पहचान के बताओ कि कौन इलेक्ट्रॉन है, कौन न्यूट्रॉन है, कौन प्रोटॉन है, कौन अल्फा कण है। तो भैया इतने से होते हैं, दिखाई नहीं देते, अपनी नेक्ड आई से, नंगी आंखों से, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट हमें दिखाई नहीं देंगे बेटा। कण द्रव्यमान कितना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ अगर जीरो लगाने जाऊं ना तो मेरे बाल जितने सफेद नहीं हुए वो भी हो जाए, तो देख के अपन इनको नहीं पहचान सकते। तो हमने इनको पहचानने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की सहायता ली, किसकी सहायता ली, चुंबकीय क्षेत्र की सहायता। अब हमें पता है कि जो धन आवेशित, देखो जो धन आवेशित कण है उस पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल हम V×B से देखते हैं। कैसे देखते हैं बेटा, V×B से। तो बेटा अभी इधर उधर की बात नहीं, वैभव बेटा प्लीज यार, कैसे मतलब दिमाग से पैदल आदमी हो यार, हम ये बता रहे हैं, तुम पता नहीं वो एयरबैग के बारे में कुछ पूछ रहे हो। एयरबैग का तुम क्या करोगे, अचार डालोगे जब तुम्हें यही नहीं आएगा तो। अभी जब मैं ये सिखा रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में एयरबैग चल रहा है तो तुम ये सीख ही नहीं पाओगे। अब जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अब मैं एक फोन पे ना किसी से बात करते चैटिंग करके पढ़ाऊँ कि चैटिंग करूँ है ना, फोन ले लूँ, क्यों डिनर पे चले क्या, डिनर पे चले क्या आज, क्यों भाई, ओ भाई प्रफुल्ल, चलो डिनर पे चले भाई, है ना। अब मैं तुमको पढ़ाऊँ कि एक पार्टिकल ये है, बी है, सी है, वेलोसिटी कितनी है, वी वेलोसिटी से फेंका कितना, कहाँ चलना है, कहाँ चलना है, बाईपास रोड। तो तीनों को हमने इनको फेंक दिया, हमें पथ दिखाए गए, क्या दिखाए गए, पथ 9:30 बजे पथ दिखाए गए, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक सीधा जा रहा है, एक इधर जा रहा है, पथ कैसे, ना तो तुम पढ़ पाओगे और ना तुम चैट कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है बेटा यार। एक टाइम पे 2 काम नहीं किए जा सकते। आपके जो सवाल होते हैं वो लास्ट में पूछ लिया करो यार प्लीज। कैसे, मैं मैसेज उसको भेज रहा था, डिनर पे चलोगी, पापा को भेज गया, डिनर पे चलोगे क्या, प्रफुल्ल को, अब पी से प्रफुल्ल, पी से पापा, अब पापा में कूटेंगे। क्लास लेने जाते हो कि तुम डिनर खेलने जाते हो, एक टाइम पर 2 काम करोगे हमेशा गड़बड़ होगा। प्लीज हाथ जोड़ के सविनय विनम्र निवेदन मत किया करो यार। आप खुद डिस्टर्ब हो गए, दूसरे बच्चों के सामने भी कमेंट आता है, वो डिस्टर्ब होते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम डिस्टर्ब होते हैं, इस चक्कर में हमें कमेंट बंद रखने पड़ते हैं। तो कोई इंपॉर्टेंट बातचीत जो हमें आपसे करनी होती है वो नहीं कर पाते। ये मेरी उम्र बीत गई आपको समझाते, लेकिन आपको समझना आई बात, आओ बेवकूफ्स। चलिए हाँ, तो हमने आपको कटोरी में 4 कण दिए, तो देख के तो पहचान नहीं पाओगे, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की सहायता लेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो हम देखते हैं उस पर बल कहाँ लगता। तो इधर वेग इस दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, अंदर। तो V×B, तो बल कहाँ लगेगा भैया, बल कहाँ लगेगा, बल इधर लगेगा, F मैग्नेटिक। ये किस पर बल लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर बल लगेगा, क्योंकि जो हम डायरेक्शन देख रहे हैं ना दोस्त, राइट हैंड थंब रूल से, वो हमें पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। और बेटा मैं एक चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पर डायरेक्शन देखने के जो तरीके हैं ना, वो सिर्फ राइट हैंड थंब रूल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई भी केस बना रहे, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन मिलेंगे आपको, अभी इसके अगले टॉपिक में भी, उसके अगले चैप्टर में भी। कुछ किताबों में लिखे रहते हैं कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का नियम, फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम, स्क्रू का नियम। अरे भाई ना तो हमें स्क्रू का यूज करना है, और हमारे पास भगवान ने हमारे पास हमें खुद 2 हाथ दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, तो हम फ्लेमिंग के हाथ का यूज क्यों करें। हमारे पास हाथ नहीं है क्या, हम ठाकुर हैं क्या, हमारे हाथ गब्बर ने काट लिए क्या, नहीं, हमारे पास हाथ है तो हम अपने हाथों का उपयोग करेंगे। और राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल अगर आपने समझ लिया तो कोई भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, इतना आसान है। चलो तो भैया पॉजिटिव चार्ज पर बल लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर लगेगा बल। तो बताइए डी भाई साहब इधर भाग रहे हैं, ये डी भाई साहब इधर भाग रहे हैं अलग, ये कौन होंगे नेगेटिव चार्ज। ये क्या होना चाहिए भैया, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव चार्ज कौन, इलेक्ट्रॉन। तो हमको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन कौन सा कण है, डी कण क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब जो सीधा चला गया बताओ वो कौन है, न्यूट्रॉन है भैया, सीधा चला गया वो न्यूट्रॉन, तो सी वाला न्यूट्रॉन। क्यों, क्योंकि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज होता है इधर बल लगता है, सीधा जा रहा है मतलब इसके पास आवेश ही नहीं है, इस बेचारे के पास आवेश ही नहीं है, ये आवेश से गरीब आदमी है। एक बालक लिख रहा है सर मेरे पास लेफ्ट हैंड ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप लेफ्ट हैंड यूज कर लो, आपका जो आंसर है फिर वो पलट दो, समझ गए। आपने लेफ्ट हैंड यूज किया, हमने V×B किया, अंगूठा कहाँ आया इधर, अंगूठा इधर आया लेफ्ट हैंड से, पलट दो बेटा, लेफ्ट का राइट कर दो। चलो अब ये 2 रह गए, अब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, और यहाँ पर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक प्रोटॉन और एक अल्फा, अब हमें इनको दिखाई दे, इसमें से हमें दिखाई दे रहा है कि एक का पथ बड़ा है दूसरे का छोटा है, एक की त्रिज्या ज्यादा है दूसरे की त्रिज्या कम है। तो हम देखें रेडियस किसकी B की वो ज्यादा है, रेडियस किससे A से। अब हम त्रिज्या निकालते हैं, त्रिज्या का हमारे पास सूत्र है, तो हम R लिखें बेटा, R किसका, प्रोटॉन का। तो ये कितना होता है M प्रोटॉन का, B सबका सेम है, आवेश किसका, प्रोटॉन का, मैग्नेटिक फील्ड बेटा सबके लिए सेम है। तो रेडियस प्रोटॉन की कितनी आ गई है बेटा, ये आ गया मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी, E इनटू B। प्रोटॉन का आवेश कितना होगा, E होगा वैसे। नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ जल्फा पार्टिकल। तो जल्फा पार्टिकल का रेडियस होगा मास ऑफ जल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी सबके लिए सेम है, चार्ज ऑफ जल्फा पार्टिकल इनटू मैग्नेटिक फील्ड भी। तो आर ऑफ अल्फा पार्टिकल बेटा रिलेशन आप जानते हो, नहीं जानते तो आगे के लिए याद रखना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन, एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स E, 2 टाइम्स मास, सॉरी चार्ज ऑफ प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन का चार्ज होता है E, तो ये 2E हो गया, कितना हो गया 2E। तो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन हे प्रभु, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2E इनटू B बॉम्बे, तो 2 से ये हो गया, कितना आया भैया 2 आया। तो
आर ऑफ अल्फा पार्टिकल टू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ई इनटू बी। ओ माय गॉड, यहां से हम अपनी खुद की पर्सनल आंखों से देख सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल की त्रिज्या है वो 2 गुना है त्रिज्या ऑफ प्रोटॉन। मतलब किसकी त्रिज्या बड़ी है, मास्टर अल्फा पार्टिकल की त्रिज्या बड़ी है। सेम टू सेम नहीं, अच्छा आंसर बता होगा बिल्कुल, अल्फा पार्टिकल की त्रिज्या बड़ी है। तो हमें पता है कि रेडियस किसकी बी की ये ज्यादा है, रेडियस किससे ए से। हमने यहाँ पर देखा रेडियस किसकी अल्फा पार्टिकल की ये बड़ी है किससे, रेडियस किससे, प्रोटॉन से, है ना। इनफैक्ट अल्फा पार्टिकल की रेडियस दुगनी प्रोटॉन के रेडियस की। तो जिसकी रेडियस बड़ा है वो हो गया अल्फा पार्टिकल। तो ये हो गया बेटा अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा पार्टिकल कौन सा हो गया, बी बॉम्बे। तो बचा हुआ ये क्या होगा भाई, प्रोटॉन। क्या बात क्लियर है? यहाँ भी लिख देता हूँ मैं ये भाई साहब मैं न्यूट्रॉन होता हूँ, न्यूट्रॉन। तुम हो जल्फा पार्टिकल, अल्फा नहीं जल्फा, मेरे प्यारे जल्फा। तुम हो अल्फा, अल्फा में एफ आता है क्या, पीएच आता है, क्या फर्क पड़ता है? ये अंग्रेजी थे ही पगले थे, डिसाइड नहीं कर पाए किसमें एफ लगाना है किसमें पीएच लगाना है। गधे थे अंग्रेज, गधे, है ना। हमको कंफ्यूज कर गए कि कभी एफ लगाओ कभी पीएच लगाओ, क्या फर्क पड़ता है इससे। अपनी मातृभाषा कितनी प्यारी है, प्रोटॉन। डन, आई होप ये बात आपको सभी को क्लियर होगी। ये बात ज्यादातर बच्चों को क्लियर होगी, लगभग 93%। टफ नहीं बेटा, डायरेक्शन का खेल है, डायरेक्शन देखना आ गया कुछ टफ नहीं लगेगा। सवाल टफ करवाएं, आओ। अभी तुमने टफनेस देखी कहाँ है भाई, आओ अच्छा सवाल। अच्छा सवाल दोस्तों एक्स बराबर 0, अच्छा करवाएं कि नहीं करवाएं, कि डर जाओगे, थैला पसरी कर दोगे बेटा कि नहीं नहीं हमसे नहीं होगा सर, हमको ना चिंदी चिंदी टाइप के सवाल करवाओ, लप्पू से सवाल करवाओ। स्कूल में मैडम नहीं बताती हैं सर। बेटा सब क्या नहीं बताती हैं तुमको मैडम से, तो मैडम का फोन नंबर पूछोगे स्कूल में जाके, कैसे बताएंगी बेवकूफ आदमी, पढ़ाई से संबंधित चीजें कुछ बताएंगे। एक्स बराबर 0 एवं एक्स बराबर एल के मध्य क्षेत्र में एक समरूप स्थायी चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट आरोपित किया गया। बी नॉट के क्या मतलब दिशा बाहर है, बी नॉट के क्या मतलब दिशा कहाँ है बेटा, बाहर है। क्यू धनात्मक आवेश m द्रव्यमान का एक कण v नॉट i के वेग से x अक्ष के अनुदिश गति करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। गुरुत्वाकर्षण को नगण्य माने, तो बेटा जो फोटो बनी है उसका ही विवरण है ऊपर, जो फोटो बनी है बेटा उसी का विवरण है। सुंदर प्रधान सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। बेटा न्यू स्टूडेंट दोस्त सुंदर, तुम्हारे लिए ही 2.2 बैच लॉन्च हुआ है मेरे दोस्त, 2.2 तुम्हारे लिए ही लॉन्च हुआ है, वो नया बैच है जो उसको ज्वाइन करो। यहाँ फैला पसरी करोगे अब, मतलब बहुत सारी चीजें छूट गई आपकी। अच्छा देखो कमेंट बंद यस बेटा, इसमें ज्यादा बैकलॉग हो जाएगा, कवर नहीं कर पाओगे। चलिए ऐसा चीज है। तो देखो बेटा हमारे पास यहाँ पर एक x बराबर 0 लाइन है, दिस इज x बराबर 0 लाइन, यहाँ x बराबर 0 है और यहाँ x बराबर l है। चुंबकीय क्षेत्र बेटा का है बाहर की ओर, जैसा कि सवाल में एकदम लिखा हुआ है। अब हमने एक कण को यहाँ पर फेंका, किस चाल से फेंका है बेटा, v नॉट i का, v नॉट चाल से फेंका x दिशा में, ठीक है। ये कहा गया सवाल में आवेश कैसा, धनात्मक आवेश है, प्लस का चार्ज है इस पर, ओके। यदि कण के क्षेत्र से बाहर निकलने पर वेग की दिशा आरंभिक वेग से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो एल की मान की गणना कीजिए। हमें एल का मान निकालना है, क्या करना है बेटा, एल का मान निकालना है और अंतिम जो वेग है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ज्योमेट्री खेलना है बेटा। वेग इधर है, वेग इधर, चुंबकीय क्षेत्र बाहर, बल नीचे लगना चाहिए, बल कहां लगना चाहिए, नीचे, इसलिए कण नीचे मुड़ा है, कण नीचे मुड़ा है। हम तो बस चेक कर रहे थे कि सवाल में कण को सही मोड़ा है या नहीं मोड़ा है। मोड़ के तो ने दिया था, हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं थी, जैसा दिया है हम वैसा कर देते, बट फिर भी चेक कर लो भैया। वेग इधर, चुंबकीय क्षेत्र बाहर, अंगूठा कहां नीचे, तो कण पर बल लगेगा नीचे, मतलब कण को नीचे ही मोड़ना चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश, तुमने कण को बिल्कुल सही मोड़ा है। अब इसका पथ बेटा ज्यों है ज्यों, ऐसा पथ है इसका, ठीक है। और अंततः जब ये यहाँ से बाहर निकल रहा है कण, बाहर निकलते टाइम कण क्या कर रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। अब हम एंगल खेल लेते हैं बेटा, बड़ा आसान सा सवाल हो गया भैया। इस दूरी को क्या कह दोगे बेटा, इस दूरी को मैं क्या नाम दूं सर, ये त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या, ठीक है। ये वाला जो भाग है ना नीले कलर का, ये वृत्तीय चाप है। सर ये पूरा वृत्त क्यों नहीं हुआ, ये बाहर क्यों निकल गया, हमने चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ इतने में था, यहाँ से शुरू हुआ चुंबकीय क्षेत्र का मुड़ा 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 वो वृत्त पे घूमना चाहता था वृत्त पर। अगर पूरे में इधर चुंबकीय क्षेत्र फैला होता तो ऐसे गोल गोल घूमता है, ऐसे गोल गोल घूमता। लेकिन जैसे यहाँ पर पहुंचा चुंबकीय क्षेत्र खत्म, चुंबकीय क्षेत्र खत्म तो चुंबकीय क्षेत्र का बल खत्म, चुंबकीय क्षेत्र का बल खत्म तो कल जिस रास्ते पर जितना घूम चुका होगा अब सीधा ही चला जाएगा। मोड़ कौन था, चुंबकीय क्षेत्र का बल, यहाँ से मोड़ के यहाँ तक ला पाया, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र खत्म, अब सीधा चला जाएगा, ठीक है। चलो ये वाली दूरी कितनी है, पाई जान ये वाली दूरी है एल, बस काम खत्म हो गया भैया, हमें एल का मान निकालना था। अरे यार कैसे मिलेगा, हम तो फंस गए भैया। अच्छा ये आर है तो बेटा ये भी आर होगा, ये आर है तो ये भी आर होगा, त्रिज्या है ना, सवाल में वैसे बना हुआ भी है, पता नहीं क्यों बना दिया। ये आर तो ये भी आर है ना, त्रिज्या है ना बेटा, ये चाप है, ये चाप है तो ये दोनों त्रिज्या, इधर केंद्र होगा, इधर केंद्र होगा, ओ माय गॉड एटा वाले होवे ना, इधर केंद्र होगा, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या। अब ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, ये वाला एंगल होगा 90, ओ माय गॉड ये 90। अच्छा तो ये 90 मत खेलो, ऐसे देख लो बेटा, कैसे देखोगे, इधर से देख लो, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल कितना हो गया भाई साहब, 60 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना हो वैसे 90 डिग्री, त्रिज्या परिधि पर लंब होती है। अब ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है ना, वैसे इन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन कई बार हो सकता है नहीं बनाते तो हमें निकालना पड़ता 30 डिग्री। अब हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये कोण पता है 30 डिग्री, इस भुजा की लंबाई पता है एल, ये कितना है आर, हम cos 60 लगा दें, cos 60 लगा दो हो जाएगा। तो पार्ट ए cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, आधार, आधार कितना है एल बटे आर, ओ माय गॉड सही कह रहा हूं मास्टर तुम, एल बटे आर। तो एल का मान कितना आ गया भैया, एल का मान कितना आ गया, आर cos 60 डिग्री, cos 60 का मान 1/2, तो एल का मान कितना आ गया, पाई जान आर बाय। वाज इट डिफिकल्ट, नहीं सर नहीं सर, तो हमने कब कहा कि वाला डिफिकल्ट है, मैंने बोली था कि थोड़ा सा ज्योमेट्री खेल लो, काम खत्म। अब आइए सेकंड पार्ट पर मेरे दोस्तों, सेकंड पार्ट पर यदि चुंबकीय क्षेत्र 2.1 एल तक विस्तारित कर दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र को 2.1 एल तक विस्तारित कर दिया जाए तो अंतिम वेग व चुंबकीय क्षेत्र में व्यतीत समय ज्ञात कीजिए। ओ माय गॉड, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ से
अगर हम आर का मान निकालना चाहे त्रिज्या, तो आर बराबर किसके आ गया 12 के, आर बराबर किसके आ गया भैया 12 के आ गया। ठीक है, वैसे ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया है, लेकिन इसकी हमें दूसरे पार्ट में जरूरत पड़ेगी ए एन एस। ठीक है, आर बराबर त्रिज्या किसके है 12 के बराबर। अब देखो पार्ट बी के लिए हम अगले पन्ने पर चलते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि जो सिचुएशन थी, इसी सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है भाई, इसको हम विस्तारित करना चाहते हैं। अरे यार तेरी कॉपी हो जा सिम, इसको हम विस्तारित करना चाहते हैं 12 तक, 12 तक है ना। तो देखो बेटा, हमने कण यहाँ से फेंका था, पॉजिटिव चार्ज था, इसकी चाल कितनी थी बेटा v थी, v थी। ठीक है, ये x बराबर कितना है 0, और ये कह रहा है x बराबर कितना 2.1 l, 2.1 l। तो बस आपको ये चेक करना है कि घूम के वापस आएगा या बाहर निकल जाएगा, ये कण घूम के वापस इधर आएगा या यहाँ बाहर निकल जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बेटा इसी रीजन में है, मैग्नेटिक फील्ड इसी रीजन में है। तो जरा सोचो, सोचो, हम त्रिज्या निकाल चुके हैं, आर का मान किसके बराबर है 12 के बराबर, आर का मान किसके बराबर 12 के बराबर। अब ये कण घूम के वापस आएगा इधर या इस रीजन में चला जाएगा, जरा सोचो। त्रिज्या से हिंट मिलेगी, किससे हिंट मिलेगी, त्रिज्या की। हाँ रोम रोम सोर तरुण सैनी। अब देखो, मच्छर मार जवाब मत देना, मच्छर मार जवाब मत देना बिल्कुल भी, सोच समझ के जवाब देना। तो चलो हम घुमा के देखते हैं इसको, घुमा के देखते हैं। तो हमने कहा ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे आ जाए, यहाँ पर कहीं होगा इसका सेंटर, ये क्या होगा सेंटर। अगर यो सेंटर से, यो सेंटर है भैया, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे ये दूरी हो जाएगी आर के बराबर। ये दूरी किसके बराबर, आर के बराबर। आप कहेंगे ओ माय गॉड सर, ये आर के बराबर है, और आर का मान कितना है 12, आर का मान कितना है 12, और जो लंबाई बोली गई वो तो 12 से ज्यादा है, लंबाई बोली गई वो 12 से ज्यादा है। ये मजा आया, तिली लिली। तो दूरी बोली गई है बेटा, इट इज इक्वल टू 2.1 आर, तिली लिली 2.1 एल। तो बेटा घूम जाएगा, इसको घूमने के लिए कितना चाहिए 12 चाहिए, बाहर जाएगा पगलेट्स पगलेट्स। देखो वापस घूमने के लिए इसको कितना चाहिए 12 चाहिए, 12। क्या इसके पास 12 है, क्या इसके पास 12 है, इसके पास तो 2.1 एल है, 12 से ज्यादा है, 12 से ज्यादा है। इस दूरी को तो हम x कह देते हैं, x की वैल्यू 2.1 एल है, और पूरा चक्कर लगाने के लिए x का मान ज्यादा होना चाहिए था, किससे यार से है, अंदर आ जाएगा। क्या करेगा बेटा, घूम के वापस आ जाएगा, घूम के वापस आएगा। अब जब एक घूम के वापस आ रहा होगा तो हमें कण से पूछने की जरूरत नहीं है तुम्हारा वेग कितना हो गया v0। अच्छा वेग बताओ, वेग का परिमाण यहाँ पर कितना था v0 था, प्रारंभ में वेग का परिमाण कितना था बेटा v0 था, प्रारंभ में वेग का परिमाण कितना था v0। जब कण यहाँ निकलेगा, जब कण यहाँ निकलेगा तो वेग का परिमाण v0 से बढ़ जाएगा घट जाएगा, बढ़ जाएगा घट जाएगा। कितने लोग कहते हैं बढ़ जाएगा वो थम्स अप पर वोट करें, जो लोग कहते हैं घट जाएंगे वो थम्स डाउन पर वोट करें। अच्छा बी का मिसप्रिंट हो गया, लो आर यू हैप्पी नाउ। वैसे थैंक यू बताने के लिए, थैंक यू बताने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सेम होगा सेम होगा। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड बेटा चाल नहीं बदल पाती है, कण की चाल नियत रहती है। वेरी गुड, इतना तो सीख गया भाई, लव यू बच्चों, है ना, कि अगर v0 से जाएगा तो v0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ दिशा बदल पाती है, चाल नहीं बदल पाती है। थैंक यू सो मच दीदी। हेलो दोस्तों, चाय पी लो, चाय ठंडी चाय, चाय चाय पी लो, चाय चाय चाय। कितना मजा आ जाता गले में। चलो सेम रहेगा। अब हमें वेग लिखना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से घुसा था, पॉइंट का नाम दे देते हैं, कुछ नाम दिए थे का, ये क्या बच्चा कुछ नाम देते तुम कुछ नाम नहीं देते। तो चलो हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं, पी क्यू दे नहीं सकता, अल्फा बीटा दे नहीं सकता, गामा सी तो हमने दे दिया, क्या नाम देते हैं यार। चलो इस पॉइंट को हमने कह दिया 1 और इस पॉइंट को कह दिया 2। तो पॉइंट 2 पर जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर पॉइंट 2 पर वो v0 माइनस का आई कैप है ना, दिशा मुड़ जाएगी, दिशा पलट गई भैया, दिशा पलट गई। अब हम आपसे कहें कि चुंबकीय क्षेत्र में व्यतीत किया गया समय, कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में व्यतीत समय, है हिम्मत, है हिम्मत बताने की। तो देखो अगर कण थीटा कोण घूमता था, कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से घूमता था तो कितना समय, थीटा इंटू एम बाई क्यू। याद करो कल का दिन। तो अभी बताओ कण कितने कोण से घूम गया। देखो वोट दे दिया, दोनों में से कुछ नहीं कहा, दोनों में से कुछ नहीं था। हमने कहा बढ़ेगा कि घटेगा, थम्स अप थम्स डाउन करना ही नहीं था, वोट ही नहीं करना था किसी को, क्योंकि ना बढ़ेगा ना वो घटेगा। तो थीटा का मान कितना है यहाँ पर, जल्दी बोलो भाई, थीटा का मान कितना, हम देख रहा है, हम देख रहा है थीटा का मान कितना, पाई बाई 2 लिख रहा है पागला। ये रूपेश 180 लिख रहा है बेटा, तुम्हारा आंसर तो सही है लेकिन नंबर मिलेगा -1 बेटा। फिजिक्स में तो एंगल है वो हम रेडियन में लेते हैं, रेडियन में। तो रेडियन में आंसर बताने का, रेडियन में 180 नहीं बेटा, रोज बताता हूँ रेडियन में। तो देखो कण यहाँ से चला घूम के इधर आ गया, पाई ही तो घूमा, यहाँ से इतना घूम गया, इतना घूम गया पाई। थीटा का मान कितना, पाई सॉरी पाई एम बाई क्यू बी। या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आवर्तकाल का आधा, लेकिन ये सही है क्योंकि हमेशा आवर्तकाल का आधा थोड़ी ना होगा। इस केस में क्या करो सवाल, चुंबकीय क्षेत्र में व्यतीत समय, इसमें केस ए में, केस ए के लिए बताओ जरा। इस केस का आंसर बस थीटा बता दो, थीटा थीटा बता दो और सबसे मैंने बच लूंगा क्योंकि थीटा एम अपॉन क्यू बी, थीटा बता दो काम खत्म। यस पाई बाई 6, वेरी गुड वेरी गुड। 30 डिग्री से घुमा, 30 डिग्री से घुमा है ना, 30 डिग्री से है ना। चुंबकीय क्षेत्र में कितना घुमा है, 30 डिग्री घुमा है। तो पाई बाई 6 इंटू एम अपॉन क्यू बी। आप ऐसे ही चलते रहे, आगे तक मेहनत करते रहे बेटा, तो 40 सिलेक्ट हो जाओगे। सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो सर जी, हम सही जा रहे हैं। तुम भी तब भी तो तुम हमको डांटते रहते हो, ऐसा वैसा चिल्लाते रहते हो। अरे भाई तुमको नहीं डांटेंगे तो किसको डांटेंगे, हमने कल बताई थी बात। पापा हमको चप्पलों से कूट रहे थे, उन्होंने कहा हमको भाई कूटते, तुमको नहीं कूटेंगे तो क्या पड़ोस के बच्चों को कूटने जाएंगे, तुम ही तो हमारे सुपुत्र हो,
तुमको पूछेंगे। अब आवेश एवं द्रव्यमान निष्पत्ति Q बाय M बराबर ए है ना, ऐसे ही मान लिया Q बाय M का मान ए नहीं अल्फा। ऑप्शन से हमें पता चला कि अल्फा अल्फा लिखा है, अल्फा Q बाय M का मान अल्फा दिया है आपको, है ना। वैसे Q बाय M को हम कहते हैं विशिष्ट आवेश। Q बाय M क्या कहलाता है बेटा? विशिष्ट आवेश। अब बी चुंबकीय क्षेत्र में चाल V बराबर 2 अल्फा d इंटू बी से प्रवेश करता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस रीजन इतने क्षेत्र में बेटा चुंबकीय क्षेत्र लगा है, एक आवेशित कण है Q बाय M का मान दिया गया, ये इसमें घुसता है, ठीक है। अब हमें कुछ कुछ सवालों के जवाब देना है। तो इन सवालों में से पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा, आवेशित कण वृत्ति पथ के केंद्र पर 2 पाई का कोण बनाएगा। तो 2 पाई का कोण बनाएगा नहीं बनाएगा? 2 पाई का तो कैसे भी ना बना सके भाई, क्योंकि ये यहां से घुसेगा तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे करके बाहर निकल आएगा। 2 पाई का तो नहीं बना सकता। 2 पाई का कब बनाएगा? जब ये पूरा जैसे यहां से घुसा ना, यहां से जा रहा है कण, यहां से अंदर जाएगा, मान लीजिए चाल कितनी भी है। अब 2 पाई का कोण कब बना पाएगा? जब ऐसे घूम जाए। तो बेटा इधर अंदर तो घूम जाएगा, अंदर तो घूम जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ना बेटा यहाँ बहुत दूर तक है, ऐसा मत सोचना सर नीचे खत्म होगी बेटा, इतनी बनाते हैं 10 आने के लिए, नाप के लिए नीचे इधर पूरे में, यहां से लेके स्वर्गलोक से लेके इधर पाताल लोक तक मैग्नेटिक फील्ड है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। तो बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इधर वृत्ति गति नहीं हो पाएगी, वृत्ति गति सिर्फ आओगी इधर, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? आधा चक्कर हो सकता है, पूरा चक्कर तो हो ही नहीं पाएगा, फिर ऐसा चला जाएगा जैसा कि पिछले केस में था, जैसा कि पिछले केस में था। सर पिछला केस कौन सा? जे वाला, जे वाला। अब कण यहाँ के बाद सीधा ऐसा चला जाएगा, सीधा कण ऐसा चला जाएगा, कण लौट के अपना मुंह नहीं दिखाएगा, कण लौट के अपना कभी भी मुंह नहीं दिखाएगा भाई, तो ये तो संभव ही नहीं है। अब आवेश वृत्ति पथ पर गति करेगा तथा प्रवेश बिंदु से 4 डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र से बाहर आएगा, तो हम इसकी त्रिज्या निकालते हैं त्रिज्या निकालते हैं, कितनी यहाँ निकाल दूं, हम त्रिज्या निकालते हैं r। तो r इज इक्वल टू होता है mv बाय qb। हाँ मास्टर सही कह रहे हो। m का मान कितना? m का मान नहीं, चलो यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं इसका। q बाय m का मान दिया है तो q का मान कितना हो गया? m अल्फा। q बाय m का मान दिया, q बाय m को उधर ले जाओ, तो q का मान कितना हो गया? m अल्फा। तो m, अब v का मान सवाल में कितना दिया? a v का मान है 2 अल्फा d, तेरी 2 अल्फा d b, ये b का मान है अपॉन q, q की जगह कितना? m अल्फा, q की जगह m अल्फा इंटू b। भाई साहब m से m गया, अल्फा से अल्फा गया, b से b गया, तो r का मान हमें कितना मिल गया? r इज इक्वल टू 2d। त्रिज्या कितना? 2d। ओ माय गॉड, त्रिज्या 2d है, 2d। बताओ ये बाहर निकल जाएगा या व्रत पूरा कर लेगा? बाहर निकल जाएगा या व्रत पूरा कर लेगा? सोच समझ के आंसर देना, मच्छर मार आंसर नहीं देना, मच्छर मार आंसर नहीं देना। तो देखो चेक कैसे किया जाता है कि पूरा घूम पाएगा नहीं घूम पाएगा। बेटा यह मैग्नेटिक फील्ड ना बहुत दूर तक है, स्वर्गलोक से ततैय लोक तक, तो हमने कहा देखो ऐसे चेक किया करो, अगर ये यहाँ टच करके आ गया तो पूरा घूम गया, टच करके आ गया तो पूरा घूम गया, तो ये घूम के वापस आ जाएगा। अगर एक टच नहीं कर पाया तो फिर बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल। तो जब ये बाहर निकलने से पहले लिमिटिंग कंडीशन क्या होगी? टच करके आ जाए, वो चेक कर लो, एक टच करके आ जाए भैया। अब देखो इसको टच करके आने के लिए आएगा तो ये क्या हो जाएगी बेटा? त्रिज्या। ये क्या हो जाएगी बेटा? त्रिज्या। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया ना, ये लिमिटिंग केस के लिए है। ये कौन सा फोटो है? ये लिमिटिंग केस का पथ है। लिमिटिंग केस का मतलब ये लिमिटिंग केस का पथ है, लिमिटिंग केस का पथ। ये क्या होता है मास्टर? लिमिटिंग केस का पथ का मतलब होता है अर्थात सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ा व्रत जिस पर कण घूम कर वापस आ जाए। अगर व्रत इससे बड़ा हुआ, या हम कहते हैं त्रिज्या इससे बड़ी हो गई, त्रिज्या इससे बड़ी हुई कदाचित, तो फिर ये बाहर निकल जाएगा, तो फिर बेटा ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इससे छोटी हुई तो कोई दिक्कत नहीं, छोटी हुई तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पथ और छोटी होगी ऐसे, और छोटी होगी ऐसे। लेकिन ये लिमिटिंग पथ है, इससे बड़ा पथ नहीं हो सकता। अगर पथ इससे बड़ा हो गया भाई साहब, ओ भाई साहब, अगर पथ ज्यादा बड़ा है गया ना, तो फिर कण बाहर चला जाएगा, लौट के नहीं आएगा, लौट के नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? अब करने अगर यहाँ वृत्ति गति की है तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? कौन सा टर्म? सेंटर, इसको हमने कह दिया r त्रिज्या, और r का मान 2d, r का मान 2d आया है, 2d। यहाँ से देखो r बराबर कितना आया है? इसमें 2d आया है। इसका मतलब है आराम से घूम के वापस आ जाएगा, क्योंकि ये दूरी तो 4d है, दूरी तो 4d है। तो सेकंड ऑप्शन में जो पथ होगा बेटा, ये ऐसे ही घूम के बाहर आ जाएगा, ऐसे घूम के बाहर आएगा, टच करने जाएगा भी नहीं, टच करने जाएगा भी नहीं। ये सेकंड ऑप्शन का पथ हो जाएगा। बेटा ध्यान देना, कण वास्तव में इस पथ पे नहीं घूम रहा है, वास्तव में इस पथ पे नहीं घूम रहा है। वो तुमने लिमिटिंग वाला पथ चेक किया कि मान लो r का मान आता 5d, r का मान आता 5d, तो व्रत और बड़ा बनना होता, r का मान आता 5d तो व्रत और बड़ा बनना होता, तो भैया कण बाहर निकल जाता। लेकिन r का मान तो 2d ही है, और ये वाली दूरी कितनी है? 4d, तो ये घूम के वापस आ जाएगा, ये घूम के वापस आ जाएगा भाई साहब। तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? व्यास। ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? व्यास। तो व्यास का हो वैसे, व्यास हो वैसे 2r मतलब 2 इंटू 2d मतलब 4d। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो आवेश वृत्ति पथ पर गति करेगा, प्रवेश बिंदु से 4d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र से बाहर आएगा। बिल्कुल सही बात, वृत्ति पथ पर गति करेगा और यहाँ से 4d दूरी, समझ गया? त्रिज्या है r, तो ऊपर का नीचे का, है ना। इस त्रिज्या पर तो गति नहीं हो रही है भाई, ये तो हमने चेक करने के लिए बनाया था। तुम भी भगवान सदर समझ गया क्या बेटा बात को? समझ गया क्या बेटा बात को? देखो ये वाली दूरी कितनी? r, ये वाली दूरी r, और ऊपर वाली दूरी भी r, r 2r, मैं r नहीं, r 2r, ये वाली भी r, है ना। ये भी अच्छा सवाल है भाई। चुंबकीय क्षेत्र में कण के रहने का समय इतना है, तो समय कितना है बताओ? ये सही ऑप्शन है क्या? तो देखो समय वास्तव में आएगा कितना? t पाई डिग्री से घुमाए, कितने से घुमाएगा? थीटा बराबर पाई से घुमाए, तो ये हो जाएगा पाई m अपॉन क्यूबी, पाई m अपॉन क्यूबी। तो पाई m, क्यू की जगह हम लिख सकता है m अल्फा इंटू बी, m अल्फा इंटू बी, m से m टाटा बाय बाय, तो पाई अल्फा बी, पाई अल्फा, ये कह रहा है 2 पाई अल्फा। इधर ये कब होता है? समय जब चक्कर पूरा हो जाता है। चक्कर पूरा होने का तो संभावना है ही नहीं भाई, क्योंकि घूम के आ जाए भले ही, आधा चक्कर हो जाए ठीक है, लेकिन यहाँ तो घूमेगा ही नहीं, यहाँ घूम ही नहीं सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बेटा है ही नहीं यहाँ पर तो ओह, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, साथ दोगे? दिशा वाला करवा, ये आसान सवाल है, आपको दे देंगे। चुंबकीय फ्लक्स अभी नहीं
ये देखना बेटा, इसका आंसर चेक करो। ये देखते हैं ये सवाल। अच्छा वो सवाल में क्या था, हाँ वो भी अच्छा था भाई। दो सवाल का, चलो ये होमवर्क की दिशा चेक करना है ना, ये मैं होमवर्क देता हूँ बेटा। होमवर्क बी केयरफुल, इसमें हमें दिशा चेक करना है। ध्यान देना, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो बल लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर उसका बराबर लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र परिमाण कभी बदल नहीं पाता है, चुंबकीय क्षेत्र की हिम्मत ही नहीं है कि परिमाण बदल दे, तो ये दोनों ऑप्शन गलत। विद्युत क्षेत्र है नहीं, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र है, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र है, परिमाण तो बेटा बदल ही नहीं सकता, चुंबकीय क्षेत्र की औकात ही नहीं है कि चाल का परिमाण बदल दे। अब देखो बेटा थोड़ा सा ना 11th क्लास के मिक्सअप वाला सवाल, ना थोड़ा सा कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा, लेकिन बेटा थोड़े थोड़े से अच्छे सवाल बेटा, हम डाउट देखेंगे, अंततः देखेंगे, अंततः डी। अच्छा डी नहीं कराया क्या मैंने, मैं पगला हूँ क्या? हे प्रभु, हे प्रभु, ये आदमी कह रहा है डी ऑप्शन नहीं कराया, ये आदमी कह रहा है डी ऑप्शन नहीं कराया। आओ मारो मुझे, मारो भैया, ओ भैया। हम ये कह रहे हैं, ये जो विनोद है ना पंचायत का, जो खैनी खाता है, उसको ये सवाल ऑप्शन दे दो, कर लेगा भैया। आवेशित कण वृत्त पर 90 डिग्री, जब हम डिसाइड कर चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं कि पाई कौन बना रहा है, पाई कौन बना रहा है, तो ये गलत ही हो गया ना, गलत ही हो गया ना भैया। 90 डिग्री कह रहे हैं, जब इस ऑप्शन में हम यूज कर चुके हैं, बता चुके हैं थीटा इज पाई, थीटा इज पाई, तुम कह रहे हो डी ऑप्शन बता दो यार, सच में यार। एक एक वो नहीं आता सोच, इसमें वो ठगेश ठगेश नाम है कुछ ऐसा ना। अब हम वही नाम तुम्हारा हाथ से रखने वाले हैं, हाथ से। ये बेवकूफी वाले सवाल पूछते हो यार, हाथ से नाम रख देंगे हम। एम, एम द्रव्यमान, क्यू आवेश वाला एक गोला चित्र में दर्शाई गई आर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर अवस्था से फिसलना प्रारंभ करता है। किस अवस्था से? स्थिर अवस्था से। वहां समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी विद्यमान है, पथ द्वारा गोले पर लगाया गया बल। ओ माय गॉड। उधर वृत्त पे आ रहा है ब्राह्मण सर। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि हमको वो वाला क्षेत्र लेना है कि नहीं लेना है। कौन सा क्षेत्र मास्टर? एम जी। तो चलो ग्रेविटी नेग्लेक्ट, ग्रेविटी नेग्लेक्ट। सर जी क्या कर रहे हो, ग्रेविटी अभी ले लो ना। चलो इतना जिद कर रही हो तो ले लेते हैं। देखो भाई है क्या, ये आवेशित कण है, आवेशित कण है, इसका वेग कहाँ होगा इस दिशा में, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा, वेग कहाँ होगा इस दिशा में, v, वेग होगा इस दिशा में v। ओ माय गॉड, लगाया गया अधिकतम बल ज्ञात करो, पथ द्वारा गोले पर लगाया गया अधिकतम बल ज्ञात कीजिए। तो बेटा वो तो नीचे ही लगेगा यार, ठीक है। देखो यहाँ पर अपन देखेंगे इस जगह पर, चलो हम बीच में चेक करके बता देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, बाहर, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, बाहर, तो v क्रॉस b, v की दिशा में उंगली रखी, v की दिशा में उंगली रखी, v की तरफ घुमाए तो चुंबकीय क्षेत्र का फोर्स कहाँ, इधर, F मैग्नेटिक। तो आसान सा सवाल हो गया, F मैग्नेटिक, ठीक है। और इधर कौन सा बल लगेगा बेटा, अभिलंब बल लगेगा n। इधर एक mg का घटक लगेगा, इधर एक mg का घटक, mg। अगर जैसे हम इस एंगल को थीटा कह दें ना, इस एंगल को थीटा कह दें, इस एंगल को थीटा कह दें, तो ये वाला एंगल भी थीटा, ये mg होता है भाई साहब, ये mg होता है। अब देखो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा है ना। ऐसे देख सकते हैं बेटा, हमने एंगल को कितना मान लिया, थीटा मान लिया, इस एंगल को कितना मान लिया बेटा, थीटा। तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया भाई साहब, थीटा हो गया। अब ये वाला एंगल बचा हुआ कितना, 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना बेटा, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो इधर mg का घटक कितना हो गया बेटा, mg का ये वाला घटक कितना हो गया, mg sin थीटा। ये वाला घटक कितना हो गया बरखुरदास, बरखुरदास, ये वाला घटक हो गया mg cos थीटा, mg cos थीटा, ऊपर अभिलंब बल। और उसके साथ साथ बेटा एक बल और लगेगा वृत्तीय गति का, इधर जल्दी खिचड़ी बन गई, mv² r, mv²r। तो अब देखना भाई, देखो मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना के बता देता हूँ। कण यहाँ पर है, कण का वेग इधर है इस दिशा में v, कण का वेग इधर है इस दिशा में v। यहाँ कौन कौन से घटक, एक तो F मैग्नेटिक, mg sin थीटा, mg sin थीटा, और कौन सा घटक है, और इधर है mv²r, mv²r। और कौन घटक है क्या, 1 2 3, 3 घटक है। और इधर कौन सा है n, इधर n, अभिलंब बल, अकेला सबको बैलेंस किए गए। तो पथ द्वारा जो गोले पर लगाया गया बल है वो अभिलंब बल है, अभिलंब बल। तो अभिलंब बल n का मान हम लिखना चाहें बेटा, यहाँ से n का मान, तो यहाँ से बेटा n का मान कितना आ जाएगा, दैट n इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस qvb, ये सवाल आसान है, प्लस mv²r, mv²r, ठीक है। ये n है, n। तो बल अधिकतम कब होगा, ये बल का मान अधिकतम कब होगा, तो सिंपल सी बात है, हम कहेंगे बल अधिकतम कब होगा, बल अधिकतम, बल बला नहीं, बल मैक्सिमम होगा, बल तब मैक्सिमम होगा जब v मैक्सिमम हो जाए और sin थीटा मैक्सिमम हो जाए, v मैक्सिमम हो जाए, sin थीटा मैक्सिमम हो जाए। तो देखो कण ऊपर, यहाँ पर तो प्रारंभिक वेग कितना, 0। जैसे जैसे कण नीचे आएगा चाल बढ़ेगी, जैसे जैसे कण नीचे आएगा चाल बढ़ेगी, तो यहाँ पर जब पहुंचेगा कण की चाल अधिकतम, और जब ये चलते चलते यहाँ पहुंचेगा तब बेटा थीटा भी अधिकतम, तब थीटा भी अधिकतम। तो सारी चीजें कब अधिकतम हो रही है, यहाँ पर v मैक्सिमम। सर v मैक्सिमम यहाँ कैसे आने का, देखो वस्तु ऊपर से जितना ज्यादा नीचे आएगी, जितनी ज्यादा नीचे आएगी उतनी ज्यादा उसकी चाल होगी, जितनी ज्यादा नीचे आएगी वस्तु उतनी ज्यादा चाल। यहाँ पर चाल कितनी, 0। जैसे नीचे आएगी यहाँ चाल 0, बड़ी 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 चाल यहाँ तक बढ़ रही है, इस पॉइंट पर जाके चाल मैक्सिमम होगी, ठीक है मास्टर। सर व्हाट अबाउट द थीटा, व्हाट अबाउट द थीटा माय डियर मास्टर। मैंने कहा मास्टर को डियर बोल रहे हो बेटा, हमें चक्कर आने लगेंगे पेट में चक्कर आने लगेंगे, इतनी इज्जत ना दो, इतना प्यार ना करो। ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, जब कण यहाँ पहुंचेगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ओ माय गॉड, थीटा भी 90 हो गया, मतलब sin थीटा भी मैक्सिमम। तो यहाँ पर बेटा जब कण पहुंचेगा तो यहाँ पर v भी मैक्सिमम है और sin थीटा भी मैक्सिमम हो जाएगा, कहेगा थीटा बराबर 90 डिग्री। तो मैक्सिमम बल कहाँ लगेगा, इस पोजीशन पर, और कितना होगा अपन याद कर सकते हैं, है ना, n बराबर इतना है, अधिकतम अभिलंब बल इस पोजीशन पर आएगा। वेग का मान ज्ञात करना है ऊर्जा संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण आता है, ऊर्जा संरक्षण आता है। अरे स्थितिज ऊर्जा में कमी बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे, स्थितिज ऊर्जा में कमी, कण कितना नीचे आया, mgr, ओ माय गॉड, mgr इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा में वृद्धि हाफ mv², हाफ mv²। अब बेटा ये थोड़ी ना, इसमें 11th क्लास के कॉन्सेप्ट है और मैंने पहले ही बोल दिया है। तो v² का मान कितना आ गया, 2gr, एनर्जी कंजर्वेशन है √2gr, जिन्होंने अर्जुना पढ़ा है 11th अच्छे पढ़ा वो समझ रहे होंगे। तो v मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ गया, √2gr, v मैक्सिमम कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया है
रूट टू जी आर, ठीक है। थीटा मैक्स साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 90 डिग्री, ठीक है, तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1, v का वैल्यू पता है, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया। अब लंबा मैक्सिमम यहाँ पर आएगा यस रूट टू जी एच, है ना। चलो ये सवाल कितने लोगों को क्लियर हुआ? इससे हमें लगेगा, पता चलेगा कि आपकी 11th की तैयारी कैसी है, 11th आपने कैसा कितना पढ़ा है। तो बस एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल लिया और हमने थोड़ा सोचा कि बल अधिकतम कहाँ होगा, साइन थीटा है, जब थीटा अधिकतम हो जाए, कारण जैसे जैसे नीचे जाएगा चाल बढ़ेगी, चाल यहाँ पर अधिकतम होगी, इसमें भी चाल है, इसमें भी चाल है, इसमें थीटा 90 नीचे वाले पॉइंट पर। ये कम बच्चों को क्लियर होगा, तो मतलब लेट इट गो कर देना। तब हमारे सामने आ गया था ये सवाल, तो हमने करवा दिया ऐसे, हमने करवा दिया, क्योंकि इसमें जो फोर्स का, सर्कुलर मोशन का, एनर्जी कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट वो 11वीं क्लास से संबंधित है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11वीं को टच भी नहीं किया, छुआ छुआ भी नहीं 11वीं क्लास को, है ना। जैसे 11वीं क्लास को छूते होंगे करंट लग जाता होगा, करंट लग जाता है, टच वो नहीं। ये देखो आदित्य कह रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है भाई, बेटा ऐसे बेइज्जती काहे करते हो यार, मोशन इन स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। चलो चलो, मुझे लग ही रहा था है ना। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा छोड़ो, जाने देना, जाने देना, ठीक है। बाद में जब होगा एग्जाम के बाद 11th 11th का रिवीजन, तब देखेंगे इसको, है ना। चलो हमको कराना ही नहीं चाहिए, लेकिन बेटा हम भावना में बह जाते हैं, क्या करें, भावना में बह जाता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। अब देखो मैं कुछ होमवर्क दूंगा बेटा, सीरियसली हमको ट्राई करना, सीरियसली सीरियसली आज दूंगा, कुछ कल ट्राई करना, फिर आपके पास 2-3 दिन का गैप होगा, हम संडे को प्रोबब्ली एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, संडे को क्लास लेंगे बेटा एक्स्ट्रा, तब हम डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों मन लगा के दिल लगा के, मन लगा के दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। अच्छा टेस्ट के सॉल्यूशन बेटा मिला नहीं है क्या आपको? मिल गया होगा, मैं देखता हूँ, मिल जाना चाहिए बेटा, नहीं मिला मैं देखता हूँ क्या हो सकता है उसका, मैं देखता हूँ। अंडर द रूट 2 जीएस बेटा वो एनर्जी कंजर्वेशन से नहीं आया, ठीक है आप बता रहे हो, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, वेरी गुड। तो बच्चों अच्छा डाउट का और कह रहे थे आप, क्या डाउट है तुम्हारा कि सर हमारी भैंस दूध नहीं दे रही, हम क्या करें, ऐसे डाउट पूछते तुम। सर 2 GR इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, बेटा एम जी आर होता है 2 GR नहीं, एम जी आर। हाँ बेटा कराएंगे कराएंगे बेटा, है ना। हाँ बेटा जाने दो, मैंने आपको बोला ही है, 11th नहीं पढ़ा होगा आपने। वेरी गुड बेटा सक्षम, वेरी गुड। सर माइनस आई कैप कैसे वैसे, बाबा टिल्लू हो तुम, बाबा टिल्लू बेटा, इस दिशा में मुड़ रहा है, ऐसे सवाल इस दिशा में मुड़ रहा है, तो इस दिशा माइनस आई कैप ही होती है ना। ईयर बेटा स्टार्ट होगा, आपके पास इन्फॉर्मेशन बैच आ जाएगी, ईयर बैच कब स्टार्ट होगा बेटा, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अभी सही बता रहा हूँ, अभी हमको भी नहीं पता है, अभी हमको भी नहीं पता कब स्टार्ट होगा, क्योंकि आपका जो रायता फैला है ना टेस्ट को लेके, किसी का 1 मिनट में सबमिट हो गया, किसी का 30 सेकंड में सबमिट हो गया, तो अभी पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सोनू थैंक यू सो मच बेटा, अमित ऐसी मजे लेते रहो पढ़ाई के, मेरे मजे मत लेना, देखो अनस हमारे मजे ले रहा है बेटा, ये चक्कर हो गया ना, आधा चक्कर यहाँ से चल के यहाँ आ गया, ये त्रिज्या ये त्रिज्या, इधर से चल के इधर आ गया, तो आधा चक्कर में कितना घूमते हैं, पाई घूमते हैं। चलो बच्चा आज के लिए इतना ही, मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।